मक्का एग्रीमेंट में शामिल होने की बात कही जा रही है ईरान के। क्या ये बातें सच हैं? इनकी पुष्टि तो नहीं की गई है ना इस्लामिक नेटो के किसी देश ने ना ईरान ने, लेकिन ऐसे बातें चल रही हैं। ईरान और सऊदी अरबिया को तो हम हमेशा से ही चिर प्रतिद्वंदी मानते रहे हैं। दोनों एक गठबंधन में कैसे हो सकते हैं? क्या इन खबरों में कोई सच्चाई है? ये खबर ईरान के एक ऑफिशियल ने अनऑफिशियली बताई है। पहली चीज, ईरान के एक ऑफिशियल ने अनऑफिशियली बोला है कि हमें भी ये ऑफर मिला है। इस तरह की बात हमने बांग्लादेश और सीरिया के बारे में भी सुनी कि मक्का डिफेंस पैक्ट में इन दोनों को भी ऑफर दिया गया है। रियलिटी ये है कि अभी भी जो तीन ओरिजिनल सिग्नेटरीज हैं इस पैक्ट के, उन्होंने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई है कि इस पैक्ट को पब्लिक डोमेन में पब्लिश कर दें कि इस पैक्ट के अंतर्गत क्या क्या कवर होता है, क्या क्या क्लॉजेस हैं। अभी तक किसी भी प्लेटफॉर्म पे ना सऊदी, ना पाकिस्तान और ना ही तुर्की ने इस पैक्ट की डिटेल्स को पब्लिश किया है। तो अब जब हम पैक्ट को ही नहीं जानते हैं तो इसमें नए तौर पे क्या सीरिया, बांग्लादेश या अब ईरान आएगा, ये थोड़ा सा वाइल्ड थॉट है। लेकिन क्या ये इम्पॉसिबल है? नहीं। आप इस बात को समझें कि जब एंटी जर्नलिज्म एंड ग्लोबलाइज इंतफादा की तरह के आइडियोलॉजीज प्रिवेल करते हैं तो अमेरिका और इसराइल के खिलाफ इन सारे देशों का एक ही कॉमन रक्त चरित्र है। वो एक साथ हो सकते हैं लड़ाई के दरमियान भी। जैसे ही आप इसराइल ज्यूज को या अमेरिका को हटा देंगे, ये आपस में लड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही अमेरिका या इसराइल आएगा, ये बहुत पॉसिबल होता है कि ये फिर से यूनाइट हो जाए। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, उस वक्त स्टेल्थ मिशन में पाकिस्तान का आर्मी चीफ तेहरान में है विद अ हाई पावर डेलीगेशन। नाउ कल ओमान का एक डेलीगेशन गया हुआ था। हफ्ते पहले हमें कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है कि कई जहाज तेहरान में लैंड किए और इसके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि उसमें बड़ी मात्रा में कैश या सोना तेहरान के पास ट्रांसफर किया गया था, क्योंकि ये डी डे इकोनॉमिक सैंक्शंस की बातें चल रही थी। तो ये सारे देश जो ऑन द सरफेस यूनाइटेड स्टेट्स के मिलिट्री बेसिस को लेकर वहां पे बैठे हुए हैं, ये अंदर ही अंदर ये जानते हैं कि ट्रंप के जाने के बाद अगर ग्लोबल ऑर्डर में कुछ मेजर चेंजेस आएंगे तो हो सकता है ईरान फिर से यहां एक डोमिनेंट पावर हो जाए। और इस वजह से इसराइल को लेके हमें ईरान के खिलाफ बहुत बोल्ड एक्शन नहीं लेना चाहिए। कहीं ना कहीं सॉफ्ट पेडलिंग बोलते हैं, वो करना चाहिए। एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ ईरान ने, मैं सारे पैनलिस्ट को बोलने की पूरी आजादी आजादी है आपके यहाँ, इसलिए उसको मैं काउंटर नहीं कर रहा। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होनी चाहिए, क्योंकि हम थर्ड पार्टी हैं। हम भावावेश में किसी एक टीम की एनालिसिस करते समय या महिमा मंडन करते समय दूसरे के पावर्स को ओवरलुक नहीं कर सकते। एक रियलिटी है कि आज की स्थिति में ईरान की इकोनॉमी बर्बादी की तरफ है। जज्बा पूरा है, लेकिन इकोनॉमी बर्बादी की तरफ है। इसको अगर 4 या 5 अलग अलग वर्टिकल्स में आप समझना चाहें तो हाँ, मेजॉरिटी जो बेसिक इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स होती हैं इन टर्म्स ऑफ फूड, ईरान काफी वक्त तक बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के फूड पे सरवाइव कर सकता है। बार्टर परमिट कर दे, बिना पैसे के फूड ले लो, या जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज उनके सपोर्ट में आ जाए, कुछ खाने का सामान भेज सकते हैं। जो यूएसएसआर के समय तो ये लैंड कनेक्टेड थे, अभी रशिया इनसे लैंड कनेक्टेड नहीं है, कैस्पियन है, और एक ट्रेन रूट टू चाइना, वहां से कुछ इनको मिलता है। दूसरा, मेडिकल एड। बहुत सी एजेंसीज दुनिया भर की इस बात पे नहीं मानेंगी कि मेडिकल एड रोक दिया जाए। तो फूड हो गया, मेडिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक, साइंस, एनर्जी, इसमें इनका कोई एसओएस नहीं होगा। अगर डी डे में बोला जाएगा कि ये सारी चीजों का भी कोई आदान प्रदान ईरान के अंदर और बाहर से नहीं करना है, तो इससे आईआरजीसी की सत्ता को कोई फर्क पड़ेगा? आई रियली डोंट थिंक सो। तो इकोनॉमी चूंकि एक वर्चुअल चीज है जिसमें डॉलर है कि क्रिप्टो करेंसी है कि अपना इनका कोई करेंसी निकाल दिया नया, या चिट पे कुछ दिन काम कर लिया 2-4 साल, इकोनॉमी में पैसे का जो वैल्यू है नोशनल होता है। फैक्ट है कि जो फिजिकल सामान चाहिए इंसान को जिंदा रहने के लिए, वो सामान ईरान के पास अभी होगा। और जिस तरह से वो चारों तरफ से देशों से घिरे हुए हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उन सामानों को कोई नहीं रोक पाएगा।
अमेरिका भी। तो अमेरिका ये इकोनॉमिक सैंक्शन लगा रहा है सिर्फ इनकी मिलिट्री हार्डवेयर, इनके प्रॉक्सी सपोर्ट, इनके एटॉमिक एंड मिसाइल प्रोग्राम, ये चार फोकस चीजों को कर्ब करने के लिए। कोई भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, कोई भी एनरिचमेंट का ट्रांसफर, कोई भी डेवलपमेंट इन दीज 4 एरियाज का किसी भी किस्म का आवाजाही ईरान से रोकना, और इसके लिए जो पैसे चाहिए, करेंसी, उसको रोकने की कोशिश। फ्रोजन एसेट्स फ्रोजन रहेंगे, कुछ और एसेट्स को अगर हम फ्रीज कर सकते हैं, और किसी किस्म का करेंसी चेंज ओवर नहीं। और ये मंशा के साथ अभी जब 3-4 घंटे में डिक्लेरेशन आ जाएगा तो हमें इसके रिस्पॉन्सेस देखने पड़ेंगे, जैसा हमने पहले बोला। रह गई बात ईरान की तरफ से, आप इस बात को समझें कि उनको समझने, ईरान को पिछले 50 सालों के दरमियान समझने के लिए हमको ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा कि खमैनी साहब, विद ड्यू रिगार्ड, ही वॉज अ वेरी लव्ड पर्सन, दुनिया में उनका रुतबा था। और ठीक कह रहे हैं रजा साहब, बहुत ही ग्राउंडेड लीडर थे। जमीन पे सोते हुए फोटो मैंने बचपन में देखी थी उनकी, जमीन पे, ईरान का रिलीजियस हेड जमीन पे सोते हुए फोटो मुझे याद है, मैंने देखी थी कहीं, मैं काफी पुरानी बात कर रहा हूं। उस किस्म का लीडरशिप वैल्यू था, इसीलिए बड़े ऑनरेबल माने जाते थे। लेकिन 79-78 में जब उन्होंने अपदस्थ किया था एग्जिस्टिंग रजा के फोर फादर्स को, उस समय उनको यह पता था कि ईरान इतना लिबरेट हो चुका था कि इनकी ये जो दमनकारी सत्ता, जिसमें एक खास वर्ग के, समाज के एक खास वर्ग को बहुत डिक्टेटोरियल तरीके से कंट्रोल करने की व्यवस्था थी, कि नकाब, शरिया, बुर्का, पब्लिक प्लेस में बिहेवियर, ये चीजों के लिए उनको ये पता था कि इंटरनल रेसिस्टेंस होगा। और यही था जेनेसिस आईआरजीसी का। आईआरजीसी सेना नहीं थी, इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कोर। जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ वेस्टर्नाइजेशन ऑफ ईरान के खिलाफ खमैनी साहब के समय में, उस रिवॉल्यूशन को गार्ड करने के लिए यह टीम बनाई गई थी। इनको पता था कि इंटरनल अपराइजिंग्स होंगी, तो इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कोर, इस रिवॉल्यूशन को बचाने के लिए, उसके लीडर्स को बचाने के लिए आईआरजीसी की स्थापना हुई। इसमें हमारे और आपके मतभेद नहीं हो सकते, ये रियलिटी है। और धीरे धीरे करके इन्होंने सेना को, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी को ओवर पावर किया। फिर भी लगा कि अभी भी स्कोप बचा है कि शहरों में, प्रोविंसेस में लोग अपराइजिंग कर सकते हैं, तो इन्होंने बसित की संरचना की। बसित जैसे एक लोकल वॉलंटरी फोर्स है। आप अगर बसित में शामिल होना चाहते हैं तेहरान में, तो आप, एक चैनल है जिसके थ्रू आपको आर्म कर दिया जाएगा, आप उस आर्म का इस्तेमाल करेंगे अपने इलाके में किसी भी ऐसे अपराइजिंग को जो कि खमैनी साहब की सत्ता के खिलाफ हो सकती है, उसको क्रश करने के लिए। तो बासित इज लाइक दैट। जो एमएचए के अंडर में हमारी सीआरपीएफ, एमएचए के सीएपीएफ होती हैं, सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्सेस, वैसा नहीं है, वॉलंटरी फोर्स है। तो ये दोनों फोर्सेस मिला के इन्होंने किसी तरह अपने पूरे देश को 4 दशकों से 5 दशकों से एक खास तरीके से रेगुलेट किया। ईरानियंस बड़े सीधे लोग होते हैं, उन्होंने इसको सबमिट कर लिया कि ठीक है, हम ऐसे ही जी लेंगे, ऐसे ही खुश हैं। यस, लेडीज ने, हमारी एक बड़ी खास फ्रेंड है तेहरान की, वो अच्छा खासा पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, और वो बताती हैं वैसी ही पिक्चर जैसा कि आपके को पैनल बता रहे हैं, और सही बता रहे हैं। लेकिन क्या यही ईरानियंस जब अमेरिका में पब में, नाइट क्लब्स में जाते हैं, यहां के एलीट ईरानियंस के बच्चों की बात कर रहा हूं, तो क्या उनकी ये ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, या उनके अंदर वो एक एम्बिशंस होते हैं वेस्टर्न कल्चर का? सही गलत की बात नहीं हो रही, उसको ये क्रश कर देते हैं? नहीं। इसी वजह से इस साल जनवरी में जो अचानक से एक मेजर अपराइजिंग हुई, जिसको खमैनी साहब के फोर्सेस ने, आईआरजीसी इन स्पेसिफिक, ने रूथलेसली, ब्रूटल तरीके से क्रश किया। अब वो 50,000 लोग मारे या 60,000 मारे या 5,000 मारे, डज नॉट मैटर। फैक्ट है कि ईरान की फोर्सेस ने ईरान की जनता को खुलेआम बुचर किया जनवरी में। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, दुनिया की कोई एजेंसी। नंबर्स में डिफरेंस हो सकता है कि नहीं जी, सिर्फ 5-10 हजार लोग मरे थे। ट्रंप बार बार कह रहे हैं 50,000 से 60,000। वेस्टर्न मीडिया का एक अलग एनालिसिस है, अल जजीरा का एक अलग एनालिसिस है। वी कैन टॉक अबाउट द नंबर्स ऑफ पीपल डाइड, लेकिन क्या मारे नहीं अपने लोगों को? क्या अभी पिछले 3 महीनों में इन्होंने, आईआरजीसी के एक फैक्शन ने कुछ यंगस्टर्स को वहां सरेआम फांसी नहीं दी अंदर घुस के? क्यों? क्योंकि जनवरी में उन्होंने
अपने ही लोगों को छिपाने की कोशिश की थी जब उनको एग्जीक्यूट किया जा रहा था। तो इस तरह की एक्टिविटीज एक खास ग्रुप ईरान का करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही ग्रुप वहां पे डोमिनेंट है। जो बाकी मेजॉरिटी ऑफ ईरानियंस है पीस लविंग है, इवेल्युएशन उनका मतलब इवोल्यूशन होता रहा है, वो काफी ग्रो अप किए हैं, पढ़ाई लिखाई करिए, कनेक्टेड। लेकिन ये जो कोर ग्रुप है जिसको अपनी आइडियोलॉजी दुनिया पे थोपनी है, ग्लोबल शिया वर्चस्व बनाना है, और ये ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंतफादा या एक्सटेंशन ऑफ जायोनिज्म, इस तरह की फिलॉसफी को सपोर्ट करने के खिलाफ ये आवाजें उठी थी। ये युद्ध हुआ है, कहां पहुंचेगा ये कुछ वक्त में पता चलेगा। ईरान की हालत आज की तारीख में मिलिट्री डिग्रेडेशन काफी हुआ पड़ा है, और इकोनॉमिक डिग्रेडेशन भी ठीक ठाक सा हुआ है। आज के बाद उसके और ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। क्या इससे अमेरिकन एक्शन जस्टिफाई होता है? नॉट एट ऑल। अमेरिका का कोई बिजनेस नहीं है किसी तीसरे कंट्री में जाके वहां की इंटरनल, अगर इतना ही करना था तो आप उस समय पैदा नहीं हुए होंगे। तियाननमेन स्क्वायर में, चाइना में, सेंट्रल चाइना में छात्रों के ऊपर आर्मी ने टैंक्स चला दिए थे। अमेरिका तो नहीं गया वहां पे। यही अमेरिका, यही फॉरेन पॉलिसी, या इस तरह के कई अपराइजिंग्स। तो ये ट्रंप के समय में थोड़ा ज्यादा एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर, इंटरनेशनल पोलिसिंग डंडे के तौर पे अपनी चलाने की सोच रहे, लेकिन पीछे का एजेंडा प्रॉक्सीज को खत्म करना, ईरान की मिलिट्री पावर को, नॉट मिलिट्री, आईआरजीसी की प्रॉक्सी पावर को खत्म करना, मिलिट्री डिग्रेडेशन, उसके साथ साथ उनका मिसाइल प्रोग्राम जो यूरोप तक ना पहुंचे, और उनका एटॉमिक एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम वेपन ग्रेड तक ना पहुंचे, ये एजेंडा था। इस एजेंडा को काफी हद तक पा लिया है। मामला फंस गया हॉर्मुज पे। हॉर्मुज के बारे में ईरान ने बोला है कि अगर आज डी डे में कुछ ऐसी बातें हुई कि हमारे आने जाने के रास्तों को रोका जाएगा, तो एक बूंद तेल किसी पोर्ट से, गल्फ में से नहीं निकलेगा बाहर। ये एक नया चैलेंज आने के चांसेस हैं। जी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.